एक ऐसी घटना जिसमें एक आदमी इंसानी मांस से अलग अलग पकवान बनाकर अपने दोस्तों को डिनर पार्टी देता था। जी हाँ, ये सच्ची घटना है निकोलाई जुमगालिब की। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इविल माइंड्स में। निकोलाई, जिसको जाना जाता है कोयला द मैन ईटर, जिसको बाद में मेटल फैंग के नाम से भी बुलाया गया। ये खौफनाक कहानी एकदम किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लगती है, एक हॉरर फिल्म की स्टोरी। तो सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। निकोलाई का जन्म 1952 में कैसनाथ, कजाकिस्तान। अपने परिवार में पैदा होने वाले 5 बच्चों में से निकोलाई चौथी संतान था। किसी भी सीरियल किलर के बचपन की तरह नहीं, बल्कि निकोलाई का बचपन एकदम नॉर्मल था। ना माँ बाप का डिवोर्स, ना घरेलू हिंसा और ना ही किसी तरह का चाइल्डहुड अब्यूज़। हाँ, हर इंसान की तरह उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव जरूर आए होंगे, लेकिन उसने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया और ना ही उसने ऐसे कोई लक्षण दिखाई दिए जो कि एक सीरियल किलर के होते हैं उनके बचपन में। निकोलाई ने अपनी पढ़ाई रेलवे स्कूल से की और इतना ही नहीं, उसने मिलिट्री में केमिकल डिफेंस कॉर्प्स में भी काम किया। बाद में उसने ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई किया और साथ ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया, लेकिन यहाँ उसे दोनों जगह निराशा हाथ लगी। लेकिन इन शॉर्ट कमिक्स की वजह से आप यंग निकोलाई को जज मत कीजिए। He was a man valued for always being well dressed and clean shaven। और ये भी कह सकते हैं कि उसे औरतों के साथ घुलने मिलने में थोड़ी या फिर कोई दिक्कत नहीं होती थी। निकोलाई एक हार्ड वर्किंग लड़का था। निकोलाई ने कई तरह के प्रोफेशंस में काम किया, जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन, सेलर, बुलडोजर ऑपरेटर और भी बहुत कुछ, जिनकी वजह से उसे देश भर में अलग अलग जगह पर घूमना पड़ा और 1977 में अपने होम टाउन वापस लौटा। वापस आने के बाद 25 साल के निकोलाई ने फायर फाइटर के रूप में अपने शहर में काम करना शुरू किया। यही वो समय था जब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरनी शुरू हुई। जैसे जैसे यंग निकोलाई के पास थोड़ा पैसा आने लगा, उसने अपने दोस्तों के लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक नौजवान लड़का जिसने देश भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का काम किया और वो भी इतनी कामयाब सोशल लाइफ के साथ, एक सीरियल किलर कैसे बन सकता है। ये कह सकते हैं कि उस साल निकोलाई कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था अपने दोस्तों के साथ और अलग अलग औरतों के साथ भी, जिसका नतीजा हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। ये एक सेक्सुअल डिसीज है और निकोलाई पूरी तरह से औरतों को इसका जिम्मेदार ठहराने लगा और इसी तरह से औरतों के प्रति उसकी घृणा, उसका गुस्सा बढ़ता गया। जनवरी 1979 को निकोलाई ने अपना पहला शिकार किया। हमें घटना की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, क्योंकि जब निकोलाई पकड़ा गया तब उसको खुद घटना की एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था, STI इंसिडेंट के बाद निकोलाई औरतों से नफरत करने लगा, जो कि पल पल बढ़ती जा रही थी और अब वो नफरत अपनी चरम सीमा पर जा चुकी थी। अब निकोलाई को लगने लगा कि औरतें एक लोअर क्लास सिटीजन्स हैं और उन्हें एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहने की कोई जगह नहीं है। उसकी इसी सोच के चलते निकोलाई ने अपने पहली किलिंग यानी अपने पहले शिकार को मारा। पकड़े जाने के बाद जब निकोलाई ने अपनी पहली किलिंग के बारे में बताया तो सुनकर कुछ लोगों ने तो उल्टी कर दी थी। जी हाँ, निकोलाई ने बताया कि वो उस गाजना के एक रूरल एरिया में से गुजर रहा था, जहां उसने कुछ ही दूरी पर एक नौजवान लड़की को देखा। उसे याद था कि पहले वो ऐसी लड़कियों की तरफ आकर्षित होता था, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान की तरह लड़की को अप्रोच करने की बजाय उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। निकोलाई लड़की की तरफ टूट पड़ा। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि लड़की ने उसे देख लिया है और वो भागने की कोशिश कर रही है। उसे पता था कि वो उसे पकड़ लेगा एंड ही इज गोइंग टू गेट द जॉब डन। निकोलाई ने बताया, जैसे ही वो उस लड़की के पीछे भागने लगा, उसके कदमों की जोरदार आवाज से लड़की चौंक गई और भागने की कोशिश करने लगी। निकोलाई ने कहा, जैसे जैसे वो लड़की के करीब जा रहा था, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। लड़की ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन निकोलाई ने बहुत ही तेजी से उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर लिया था और लड़की को बचने का कोई मौका नहीं दिया और अगले ही पल उसने लड़की को पकड़ लिया। निकोलाई ने अपने हाथों से लड़की की गर्दन को दबोच लिया ताकि वो ना ही चिल्ला सके और ना ही सांस ले सके। हालांकि ये एक रूरल एरिया था, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे कोई वहाँ देख लेता और वो पकड़ा जाता। इसलिए निकोलाई ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस लड़की का गला काट दिया। लड़की का खून बहने लगा और ये वो वक्त था जहां वारदात ने एक नया मोड़ लिया था। निकोलाई लड़की के इनोसेंट ब्लड को बहाकर वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खून को पीना शुरू कर दिया। एकदम एक
वैम्पायर की तरह। जब वो लड़की का खून पी रहा था तो उससे अपनी तरफ एक बस के आने की आवाज सुनाई दी। उस पकड़े जाने से बचने के लिए वो लड़की के साथ ढलान से नीचे उतर गया और बस के गुजरने का इंतजार करने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस रात निकोलाई ने जो उस लड़की के शरीर के साथ किया, ये उस शहर के लिए एक राज ही बनकर रह गया था। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आपको लगता है कि बस यही था तो आप गलत हैं। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। उस रात निकोलाई यहीं पर नहीं रुका। जब उसे लगा कि रास्ता साफ है, अब उसने उस लड़की के शरीर के साथ वो किया जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं ज्यादातर पार्ट आपकी इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में बताना यूट्यूब फ्रेंडली नहीं होगा, मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि लड़की की बॉडी एक मीट स्टेक है जिसे अलग अलग तरीके से पकाया जा सकता है। निकोलाई ने उसी तरीके से उस लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी अफसोस के साथ किया। He did it with complete disregard for the women's dignity and literally separate her apart limb from limb as though she were nothing more than just a piece of butcher meat। और वो मीट ही क्या जिसे बारबेक्यू ना किया जाए। निकोलाई ने मीट के बड़े टुकड़ों को अपने बैग में भरना शुरू किया और घर लाकर मांस और चर्बी को अलग करना शुरू कर दिया। चर्बी का उसने ऑयल बनाया और मांस के अलग अलग हिस्सों के साथ पकाना शुरू कर दिया। टू स्पाइस थिंग्स अप, उसने लड़की के मीट को अपने रोजाना के मील में शामिल किया और बाकी के शरीर को ग्राइंडर में डालकर उसकी मीट बॉल्स बना दिए। इस बार उसने सारा मीट खुद खाया और किसी के साथ शेयर नहीं किया। निकोलाई का कहना था कि लड़की को खाने में उसे पूरा 1 महीना लग गया। निकोलाई ने अपने शब्दों में कहा कि इट वाज टफ, मुझे मांस को लंबे समय तक पकाना पड़ा और वो भी उस लड़की के चर्बी के तेल में। शुरुआत में आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ, लेकिन बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जनवरी 25, 1979 झाड़ियों में से लड़की के शरीर के कुछ रिमेन्स बरामद किए गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की क्योंकि निकोलाई का लड़की के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इसलिए ये कोल्ड केस बनकर रह गया। इस बीच निकोलाई ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठा और उसने हत्याकांड चालू रखा जिसमें उसने कई औरतों की जान ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलाई ज्यादातर ट्विलाइट आवर्स में यानी कि आधी रात के समय लोकल पार्क में हत्या करता था। ज्यादातर सीरियल किलर्स की तरह हमें एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन निकोलाई ने क्लेम किया है कि उसने जनवरी 1979 से अगस्त 1979 5 औरतों को अपना शिकार बनाया। कुछ अलग सोर्सेस का माने तो निकोलाई ने करीब 100 से ज्यादा खून किए। और जहां तक 5 कंफर्म मर्डर्स का सवाल है, निकोलाई 5 महिलाओं का खून करने के बाद भी बच निकला, जबकि उसने न सिर्फ मर्डर्स किए थे बल्कि वो अपने विक्टिम्स को खा भी गया था, जस्ट लाइक हिज फर्स्ट विक्टिम। हालांकि निकोलाई ने जल्दी ही गलतियां करना शुरू किया जिससे उसका खूनी खेल बस खत्म हो ही गया था ऑलमोस्ट। ऑन अगस्त 21 निकोलाई जब फायर स्टेशन में काम कर रहा था, उसने गलती से अपने कोवर्कर पर गोली चला दी जिससे कोवर्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। हमारे पास इंसिडेंट की कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहा गया कि वो दोनों गन के साथ खेल रहे थे और गोली चल गई। जो भी हो, निकोलाई को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। निकोलाई को पास के ही एक मेंटल फैसिलिटी में भेजा गया नोन एज सर्ब स्काई सेंटर। निकोलाई को कई डॉक्टर्स ने जांचा और पता चला कि निकोलाई को सिजोफ्रेनिया, जो कि सीरियल किलर्स में पाए जाने वाला एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। निकोलाई बिना किसी की नजर में आए वहाँ 1 साल तक रहा। अगर आपको लगता है कि निकोलाई ने वहाँ मेंटल क्लिनिक में अपनी बीमारी का इलाज करवाया और अपनी सैडिस्टिक टेंडेंसीज के ऊपर काम किया, तो आप गलत हैं। कुछ महीनों बाद निकोलाई को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया और ऑलमोस्ट इमीडिएटली पुलिस स्टेशन से भी रिहा कर दिया गया। अब वो इस दुनिया में फिर से एक आजाद इंसान की तरह घूम रहा था। रिहाई के ऑलमोस्ट तुरंत बाद ही उसने अपने पुराने तरीके से जीना शुरू कर दिया। 1980 के आखिरी कुछ महीनों में उसने 3 और औरतों की जान ली। ये सोचकर बहुत ही बुरा लगता है कि एक सीरियल किलर जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, वो असल में पुलिस की गिरफ्त में था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि वो सारे खून निकोलाई ने किए थे। पुलिस अभी भी हत्यारे की तलाश में थी। ये पहली बार था जब निकोलाई पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था। अब निकोलाई एक आजाद नागरिक की तरह समाज में घूम रहा था। हालांकि इतनी औरतों को मार कर खा जाने के बाद निकोलाई को मल्टीपल एसटीडीज पे डायग्नोज किया गया, लेकिन फिर भी निकोलाई ने पार्टीज होस्ट करना शुरू कर दिया और अब अपने दोस्तों को भी घर बुलाने लगा, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। निकोलाई हर किस्म के लोगों को पार्टीज में इनवाइट करता था, जैसे कि दोस्तों को, कोर वर्कर्स को, और कई बार
तो ऐसे लोग जिन्हें वो ठीक से जानता भी नहीं था। जब भी निकोलाई पार्टी होस्ट करता था वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था सबके लिए ड्रिंक और खाने की कोई कमी ना हो। ऐसा लग रहा था कि निकोलाई को जेन्युइनली पार्टीज करना पसंद था। वो खाने के बड़े बड़े बैच प्रिपेयर करता था ताकि उसके किसी भी गेस्ट को किसी भी तरह के खाने की कमी ना हो और वो जो चाहे वो खा सके। हालांकि हिरासत में आने के बाद निकोलाई ने कन्फेस किया कि वो अपने विक्टिम्स को मारकर उनके अलग अलग पकवान बनाता था और पार्टी में सभी लोगों को खिलाता था। पार्टी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि वो असल में किसी इंसान का मांस खा रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि उसने अपने कितने दोस्तों को इंसान का मांस खिलाया था। इस बार भी उसने एक पार्टी होस्ट की थी और अपने कुछ करीबी दोस्तों को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को बुलाया था। ये निकोलाई की नॉन लास्ट पार्टी थी। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ समय बीता और निकोलाई पार्टी में मौजूद एक आदमी को अपने साथ अंदर कमरे में ले गया, जो कि बाद में उसका नॉन 9th विक्टिम बना। बाकी विक्टिम्स की तरह ये कोई औरत नहीं था बल्कि एक आदमी था। कुछ देर बाद पार्टी में से अचानक गायब हो जाने की वजह से जब लोगों ने उनको ढूंढना शुरू किया, जैसे ही निकोलाई के कमरे का दरवाजा खुला तो सबकी सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। निकोलाई ने उस आदमी की जान ले ली थी। घर आए मेहमानों ने जब दरवाजा खोला, मेहमानों ने देखा कि निकोलाई उनके दोस्त के शरीर को काट रहा था, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था। उस आदमी का सर एक तरफ पड़ा था और उसके इंटेस्टाइन्स शरीर के बाहर पड़ी थी। सभी लोगों में हाहाकार मच गया और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब किसी वजह से निकोलाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पकड़ा गया है और उसे भागना चाहिए या छुपना चाहिए। सभी लोगों में हाहाकार मच चुका था और पुलिस को खबर की गई। निकोलाई को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने लेटेस्ट विक्टिम के शरीर को अपनी चाहत के अनुसार काटता रहा। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आ गई। जब पुलिस निकोलाई के पास पहुंची तो वो खून से नहाया हुआ अपने घुटनों के बल बैठा था और साथ ही पड़ा था एक इंसान का कटा हुआ शरीर। ये नजारा देखकर पुलिस के तो होश उड़ गए। मौके वारदात पर पहुंचे पुलिसकर्मी जब तक सिचुएशन को प्रोसेस कर पाते, निकोलाई वहां से भाग गया। निकोलाई भागकर पास के पहाड़ों में चला गया। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि निकोलाई बिल्कुल नंगा था, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और भागते समय उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे उसने अपने विक्टिम के शरीर के अलग अलग टुकड़े किए थे। निकोलाई कई घंटों तक पहाड़ों में छुपा रहा और अगले दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 19 दिसंबर 1980 निकोलाई को एक बार फिर से पुलिस ने पकड़ लिया और इस बार निकोलाई का चेहरा हर एक न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स में था और निकोलाई ने जो खून किए थे वो अब पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। पूरी दुनिया की मीडिया उसके बारे में दिखा रही थी। हर किसी के होश उड़ चुके थे क्योंकि इस तरह की हत्या ना तो कभी किसी ने देखी थी ना ही सुनी थी। निकोलाई का एक दांत मेटल का था जिसकी वजह से उसे मेटल फैंग का नाम मिला। उसे करीब 1 साल तक पुलिस की कस्टडी में रखा गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। जब निकोलाई को कोर्ट में पेश किया गया तो सभी को पता था कि उसे क्या सजा मिलेगी। उसने जो खौफनाक तरीके से बेगुनाहों को मारा ही नहीं बल्कि उन्हें खा भी गया था और फाइनली जज ने सजा सुनाई, नॉट गिल्टी। जी हाँ, आपने सही सुना, नॉट गिल्टी। जज ने निकोलाई के प्रीवियस मेंटल हेल्थ इशू को नजर रखते हुए उसे पागल करार घोषित किया और मेंटली अनस्टेबल बताकर दिमागी इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया गया। लेकिन इस बार कोर्ट ने आदेश दिए कि उसे किसी भी कंडीशन में रिहा न किया जाए और एक नॉर्मल जेल की तरह निकोलाई को 24 घंटे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाए। मेंटल सेल में कुछ टाइम बीता और रूमर्स फैलने शुरू हो गए कि निकोलाई जेल से फरार हो गया है और इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी तादाद में मिल रही डेड बॉडीज। ये बात न्यूज़पेपर, टेलीविजन और मैगजीन्स में फिर से आ गई। लोगों ने निकोलाई से जुड़ी अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दिया। पर कुछ समय बाद पता चला कि निकोलाई एक अकेला सीरियल किलर नहीं था जो लोगों को मार रहा था। वहाँ पर एक और कॉपीकैट सीरियल किलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर श्रिनिक। अलेक्जेंडर ने कई औरतों की जान ली और उसने निकोलाई की तरह बॉडी के टुकड़े किए। अलेक्जेंडर निकोलाई की तरह ही सेम टूल्स इस्तेमाल करता था, एकदम कॉपीकैट मर्डर्स। निकोलाई के नाम पर फैले हुए रूमर्स अब शांत हो गए। अलेक्जेंडर ने एक लड़की के मांस के कुछ टुकड़े अपने दोस्त को दिखाए और उस दोस्त ने पुलिस को बता दिया जिससे अलेक्जेंडर पकड़ा गया। अलेक्जेंडर को निकोलाई की तरह मेंटल ट्रीटमेंट में नहीं डाला गया बल्कि उसे मौत की सजा सुनाई गई और जल्दी ही फांसी पर लटका दिया गया। कुछ साल मेंटल इंस्टीट्यूशन में बिताने के बाद निकोलाई ने हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल से एक नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर होने के लिए अपील दर्ज की। उस अपील में क्या लिखा था ये तो हमें पूरी तरह नहीं पता, लेकिन जो भी लिखा था कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया
गया क्योंकि हाई सिक्योरिटी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने निकोलाई को मेंटली फिट या फिर मेंटली क्योर्ड बताया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो बाहरी दुनिया के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह से उसे एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ सेंटर में भेजा गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जब निकोलाई को एक नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, उसने ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल को हाईजैक कर लिया और वहां से भागने में कामयाब हो गया। निकोलाई अब फिर से आजाद होकर सोवियत यूनियन में घूम रहा था। फिर से रूमर्स फैलना शुरू हो गए कि निकोलाई ने मॉस्को में और कजाकिस्तान में अपना खूनी खेल फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इस कहानी की पुष्टि नहीं हुई और जब लोगों की हत्याएं हो रही थी, तब निकोलाई ने अपने एक दोस्त को चिट्ठी भेजी जिस पर मॉस्को की मोहर लगी हुई थी। निकोलाई इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार था या नहीं, ये तो नहीं पता। कुछ रिपोर्टर्स ने ये भी कहा कि निकोलाई ने अपने दोस्त को घूस दी थी मॉस्को से वो लेटर भेजने के लिए, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वैसे देखा जाए तो निकोलाई की जिंदगी एक मूवी की तरह है, जैसा कि डिनर पार्टीज जिनमें वो अपने विक्टिम्स को पकाकर अपने गेस्ट को खिलाता था, और 9 खून करने के बाद भी उसे नॉट गिल्टी वर्डिक्ट मिला। डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाकर मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से भागना ये किसी मूवी की तरह नहीं है तो और क्या है। लेकिन समय बीता और अंत में निकोलाई को फरगाना में एक बार फिर से एक भेड़ चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। फरगाना की पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि वो सोवियत यूनियन में कैसे घुसा, और ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जानबूझकर फरगाना की जेल में जाना चाहता था, लेकिन एक छोटे मोटे जुर्म में। क्यों, इसका जवाब निकोलाई ने नहीं दिया। अंत में उसे कजाकिस्तान के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी निकोलाई के डॉक्टर्स को लगता था कि निकोलाई बिल्कुल ठीक हो चुका है। निकोलाई अब जेल में है और एक मैकेनिक के तौर पर छोटे मोटे टूल्स के साथ काम करता है। इस नई मेंटल फैसिलिटी में निकोलाई ने मेल भेजा और अपनी सजा को मौत की सजा में बदलने की अपील की, लेकिन निकोलाई के डॉक्टर्स का कहना था कि वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया गया। साल 2014 तक पुलिस ने निकोलाई के द्वारा किए गए मर्डर्स की डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया, और जब निकोलाई के डॉक्टर्स को ये पता लगा कि उसने 10 खून किए हैं तो वो लोग हैरान हो गए। आज 68 साल से भी ज्यादा उम्र का निकोलाई अब अपनी पूरी जिंदगी कजाकिस्तान के मेंटल हॉस्पिटल में बिताएगा। ये था केस निकोलाई जुमगालिब का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और केस के साथ। थैंक यू।